हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे थे म्यूटेशंस को और अब हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस म्यूटेशंस के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस को। स्ट्रक्चरल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहां पर क्रोमोसोम की या डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जहां पर डीएनए की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, हमारे पास क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। पहले एक लाइन लिख लीजिए, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज्ड ड्यू टू एनी रीजन, सच चेंजेस आर नोन एज स्ट्रक्चरल चेंजेस। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला, मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई एक क्रोमोसोम है, सपोज करिए, और इस क्रोमोसोम से कोई हिस्सा इसका टूट जाए, ऐसे चेंज को कहते हैं डिलीशन। तो स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर एक चेंज होता है डिलीशन टाइप का। उसके बाद दूसरा चेंज, सपोज करिए कि इस क्रोमोसोम पर इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इससे थोड़ा सा पार्ट टूट के यहां आ जाए। पहले वाले क्रोमोसोम के पास ऑलरेडी वो सीक्वेंस था और होमोलोगस क्रोमोसोम से वही सीक्वेंस और आ गया, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। फिर उसके बाद में और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट जाए और टूटकर 180 डिग्री रोटेट हो जाए। जैसे ये पार्ट है, ये टूटा और 180 डिग्री रोटेट हो गया और वहीं वापस लग गया, इसे कहेंगे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन टाइप के चेंजेस है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 है, इससे कोई हिस्सा थोड़ा सा टूटे और टूटकर किसी दूसरे पेयर के ऊपर चला जाए, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारे पास में 4 टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। ये चारों टाइप के चेंजेस के अंदर डीएनए ब्रेकेज होना जरूरी है और वापस रीयूनियन होना जरूरी है। इसलिए आप लिखिए, इन ऑल 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस, इन ऑल 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस, डीएनए ब्रेकेज एंड रीयूनियन इज, डीएनए ब्रेकेज एंड रीयूनियन इज रिक्वायर्ड। डीएनए ब्रेकेज होना तो जरूरी है ही है चारों के चारों टाइप्स में। अब हम पहले बात करेंगे डिलीशन की। सबसे पहले बात करते हैं डिलीशन। जाहिर सी बात है कि डिलीशन का मतलब होता है सेगमेंट का टूट जाना। जब डीएनए या क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट टूट जाएगा, इसको कहते हैं डिलीशन। डिलीशन का पता कैसे लगेगा, डिलीशन से क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम कर लेंगे। इससे पहले कि मैं आपको डिलीशन एक्सप्लेन करूं, मैं आपको 2 टर्म्स पहले बता देता हूं। देखो, एक होता है होमोजाइगस चेंजेस, एक होता है हेट्रोजाइगस चेंजेस। हेट्रोजाइगस चेंजेस, ध्यान से समझिए क्या है ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस चेंजेस। हम सबको पता है ना कि हम सबके पास में हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होती है, एक फादर से आती है, एक मदर से आती है, यानी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। हमारे पास में हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी प्रेजेंट है। होमोजाइगस चेंजेस का मतलब यह होता है when similar changes
अकर इन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर दोनों के क्रोमोसोम में, दोनों ही क्रोमोसोम में सिमिलर टाइप के चेंज आ गए तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस चेंजेस। जैसे मैं आपको बताऊं कि इन दोनों क्रोमोसोम में यहां से लेके यहां तक का हिस्सा है वो डिलीट हो जाए, इतना हिस्सा, जो हिस्सा ऊपर वाले क्रोमोसोम का डिलीट हुआ है उतना का उतना हिस्सा नीचे वाले क्रोमोसोम का भी डिलीट हो जाए, तो दोनों में सिमिलर चेंज आ गया, इसे कहते हैं होमोजाइगस चेंजेस। अब ये होमोजाइगस डिलीशन भी होता है, होमोजाइगस डुप्लीकेशन भी होता है, होमोजाइगस इन्वर्जन भी होता है। इन चेंजेस से क्या होता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दीज आर नॉट डिलीटेरियस। ये डिलीटेरियस नहीं है। अब समझिए हेट्रोजाइगस, इतना समझ में आ गया तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर वाले क्रोमोसोम से कुछ हिस्सा डिलीट हो गया या डुप्लीकेट हो गया या इन्वर्ज हो गया, लेकिन नीचे वाले क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब व्हेन चेंजेस अकर ओनली इन one chromosome of the pair, अगर एक में चेंज आएगा और दूसरे में चेंज नहीं आएगा तो डिसिमिलरिटी हो जाएगी। जब मियोसिस आती है तो मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 में जाइगोटिन स्टेज आती है और जाइगोटिन स्टेज में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, इसलिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते समय यहां दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो इस तरीके के चेंजेस आर मोर डिलीटेरियस। ये चेंजेस हैं वो ज्यादा डिलीटेरियस टाइप के होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, डिलीशन का मतलब होता है कुछ पार्ट का डिलीट होना, और ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस का मतलब दोनों क्रोमोसोम में से कुछ पार्ट डिलीट हो जाए, हेट्रोजाइगस का मतलब एक क्रोमोसोम में डिलीट हो, दूसरे के अंदर डिलीट ना हो। चलिए अब हम डिलीशन के बारे में बात करते हैं। लिखिए डिलीशन के अंदर, व्हेन ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज deleted or lost from the genome, it is known as deletion. It is known as deletion. Deletion is of two types. Two types. दो टाइप के डिलीशंस होते हैं, देखिए कैसे। नंबर 1, मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास में क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम पर ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ई जीन है, एफ जीन है, ठीक है। अब हमको ये नहीं करना कि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, एक बार ए बी सी डी जीन है, ठीक। अगर ऐसा हो जाए कि इस क्रोमोसोम से इसका ए जीन डिलीट हो जाए तो पीछे क्या बचा? पीछे इस तरीके से बी जीन बचा, सी जीन बचा, डी जीन बचा, ई जीन बचा, एफ जीन बचा, ठीक है। ए जीन है वो डिलीट हो गया। इस तरीके के डिलीशन को कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन का मतलब जब टर्मिनल पार्ट डिलीट हो जाए, ठीक है। अब दूसरा टाइप समझिए पहले। जैसे सपोज करिए कि यही क्रोमोसोम है, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई जीन, एफ जीन। इनमें से बी जीन डिलीट हो जाए तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये आम,
और बी जीन डिलीट हो गया, बाकी सब सेम है, इसे कहते हैं इंटर कैलोरी डिलीशन। इंटर कैलोरी डिलीशन। नाउ दोनों डिलीशन के अंदर क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटी क्या डिसिमिलैरिटी है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलीशन होना कोई अच्छी बात नहीं है। डिलीशन एक टाइप की एबनॉर्मलिटी है, तो चाहे ये टर्मिनल डिलीशन हो चाहे वो इंटर कैलोरी डिलीशन हो, डिलीशन सही चीज तो नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, डिलीशन अगर हम इन दोनों टाइप में से बात करें तो ये डिलीशन ज्यादा खराब होता है। क्यों? क्योंकि हर क्रोमोजोम के टर्मिनल एंड पर उस क्रोमोजोम के टीलोमर सीक्वेंसेस होते हैं। टीलोमर सीक्वेंसेस किसी भी डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। अगर टीलोमर ही टूट जाएगा तो ऐसा डीएनए ज्यादा समय जिंदा नहीं रहता। एक्सोन्यूक्लियेज इसको काट देता है, तोड़ देता है, तो डीएनए जो है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर टेलोमियर डिलीट हुआ तो उस डीएनए की डेथ हो जाएगी। और आपको पता है एक डीएनए पे 100 से ज्यादा जीन हो सकते हैं, तो पूरे इतने सारे जीन की ही डेथ हो जाए, जीन ही डिलीट हो जाए, तो फिर वो सेल की डेथ हो जाएगी। और ऐसा डिलीशन अगर जाइगोट में ही हो जाए तो उस जाइगोट की ही डेथ हो जाएगी। टर्मिनल टाइप के डिलीशन कभी टॉलरेट नहीं किए जाते। अगर टर्मिनल टाइप का डिलीशन हुआ है तो यहां स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये स्टिकी एंड से ये क्रोमोजोम कहीं पर भी जाके चिपक जाएगा दूसरे क्रोमोजोम से, और उस क्रोमोजोम की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि टर्मिनल डिलीशंस टॉलरेट नहीं किए जाते। ड्यू टू टीलोमर लॉस, दिस क्रोमोजोम cannot survive. Due to telomere loss, this chromosome cannot survive. Also, sticky ends are produced. So it can get attached anywhere in the genome. ठीक है, जीनोम में कहीं पर भी ये जाकर के अटैच हो जाएगा। अब अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इंटर कैलोरी की, तो इससे तो ठीक ही कंडीशन है। इंडिविजुअल की डेथ नहीं होती, बट एबनॉर्मलिटी तो आती ही आती है। सो इंडिविजुअल सर्वाइव्स with abnormalities. एबनॉर्मलिटीज के साथ में इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है। तो हमें इस तरीके से डिलीशन के दो टाइप्स पढ़ने हैं। अब ये जो डिलीशन आया है, इस डिलीशन का पता कैसे लगेगा? डिलीशन का पता लगाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा पैकाइटिन स्टेज का। देखिए कैसे, हेडिंग डालिए छोटी यहां पर, डिटेक्शन। डिटेक्ट कैसे करेंगे हम डिलीशन को? उसके लिए एक बार के लिए आप नॉर्मल मियोसिस समझिए। नॉर्मल मियोसिस, ये नॉर्मल केस है एकदम से। नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है, जब जाइगोटिन स्टेज आती है तो जाइगोटिन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोजोम इस प्रकार से पेयर बना लेते हैं। ये क्रोमोजोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है, और यहां पर पेयर बन जाता है। ये इसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स,
ये बनना शुरू होता है जाइगोटीन के अंदर और ज्यादा अच्छा विजिबल होता है नेक्स्ट स्टेज में, यानी पेकाइटिन स्टेज में। इन केस ऑफ पेकाइटिन स्टेज एक तो क्रोमोसोम्स में क्रॉसओवर होना भी शुरू हो जाता है और ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये भी पूरा बन जाता है अच्छे से। तो आपको ऐसी सी कुछ कंडीशन दिखाई देगी ऐसे। ये तो हो गई हमारे पास में नॉर्मल मियोसिस की बात। अब हम बात करते हैं एक बार के लिए डिलीशन की, ठीक है। यहां आपको 4 क्रोमेटिड दिखाई दे रही है ना, क्रोमेटिड 1, क्रोमेटिड 2, क्रोमेटिड 3, क्रोमेटिड 4, 1 2 3 4। अब ऐसा तो है नहीं चारों में डिलीशन होगा, क्योंकि ये सब एबनॉर्मलिटीज है, तो एक आधे में हो जाए वो बड़ी बात है। सो मैं अब यहां से क्रोमेटिड नंबर 2 एंड 3 ले रहा हूं, ठीक है। क्रोमेटिड नंबर 2 एंड 3 एबनॉर्मल केस समझिए या डिलीशन केस समझिए। डिलीशन केस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्रोमेटिड नंबर 2, इस पर ए बी सी डी ई एफ जीन थे। ये है इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, इस पे भी ए बी सी डी ई एफ ये जीन थे, ठीक है। अब यहां से डिलीशन होता है। डिलीशन होने से मान लीजिए कि ऊपर वाले क्रोमोसोम से इतना हिस्सा है वो डिलीट हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है उसमें बचा ए, फिर बचा सी, उसके बाद में डी ई एफ, और नीचे वाले के अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। ये सारे के सारे यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये सेल पेकाइटिन स्टेज तक पहुंचेगी, जब ये सेल अपनी पेकाइटिन स्टेज तक पहुंचेगी, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। ऐसी कंडीशन आने की शर्त क्या है? ऐसी कंडीशन आने की शर्त है कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ठीक पास में होने चाहिए, ताकि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉस ओवर एकदम नॉर्मल हो सके। यानी ए जीन के सामने ए जीन आना चाहिए, बी जीन के सामने बी जीन आना चाहिए, सी जीन के सामने सी जीन आना चाहिए, डी जीन के सामने डी जीन आना चाहिए। सारे जीन्स एक दूसरे के सामने होने चाहिए ताकि एक्सचेंज हो सके आराम से। क्लियर? लेकिन हमारे पास डिलीशन में यहां ए जीन है, यहां भी ए जीन तो है, लेकिन बी जीन तो ऊपर वाले में है नहीं, तो बी के सामने बी कैसे आएगा? इसलिए जब पेकाइटिन स्टेज होती है, आती है, तो पेकाइटिन स्टेज में ध्यान से देखना क्या होता है। ये तो वो क्रोमोसोम है जिसमें डिलीशन हुआ, ए और सी तो है, डी नहीं है ना। अब ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम इस तरीके से मुड़ जाएगा कि ए के सामने ए आए, बी के सी के सामने सी आए। तो क्या होगा यहां पर? यहां आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इस तरीके से यहां पर एक छोटा सा लूप बन जाएगा, और इस लूप में बी जीन होगा वो बाहर निकल जाएगा। यहां पे बाकी सारे जीन अपनी जगह है। तो देखो, ए के सामने ए आ गया, सी के सामने सी आ गया, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, डी के सामने डी, ई के सामने ई और एफ के सामने एफ। बी जीन एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा बी जीन लूप बना करके बाहर निकल गया। इसे कहते हैं डिलीशन लूप। इसे कहते हैं डिलीशन लूप। कब बनता है डिलीशन लूप? पेकाइटिन स्टेज में। क्यों बनता है? लिख लेना कि इन पेकाइटिन स्टेज देयर इज मैक्सिमम पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सो डिलीशन लूप बनता है। कौन से वाले क्रोमोसोम में बनता है? नॉर्मल क्रोमोसोम में बनता है। नॉर्मल क्रोमोसोम में बनता है। अब सोचो, क्या यहां पर बी जीन के लिए एक्सचेंज हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है? क्या बी जीन के लिए नहीं हो सकती? ए के लिए हो सकती है, सी के लिए हो सकती है, बी के लिए नहीं हो सकती। तो हम एक और चीज लिखेंगे, देयर इज नो क्रॉस ओवर इन डिलीशन लूप। डिलीशन लूप के अंदर कोई टाइप का क्रॉस ओवर नहीं होता है।
समझ में आया ये कहानी आपको? तो डिलीशन के केस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो लूप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इसे कहते हैं डिलीशन लूप। और ये डिलीशन लूप जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम में बनता है, यहां पर पेयरिंग नहीं होती है और यहां क्रॉसओवर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर नॉर्मल केस में कभी नहीं बनता पूरी मियोसिस के अंदर, तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। बाद में टेक्नोलॉजी की हेल्प से पता लगा लेंगे। चलो, ये तो हो गया हमारे पास डिलीशन से क्या होगा, उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिलीशन की। डिलीशन के क्या क्या इफेक्ट हैं। अगर हम डिलीशन के इफेक्ट की बात करें, जेनेटिक इफेक्ट ऑफ डिलीशन ऐसे लिखिए, जेनेटिक इफेक्ट ऑफ डिलीशन। सबसे पहले अगर कोई हिस्सा डिलीट हो रहा है तो डेफिनेटली डीएनए की लेंथ थोड़ी तो छोटी हो रही है, तो सबसे पहला तो डिलीशन क्या, पहला तो इफेक्ट क्या आएगा, डीएनए लेंथ डिक्रीज, डीएनए की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, सोचो कि अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर हर जीन की एक ही कॉपी होती है, और अगर वही कॉपी डिलीट हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहां हर कॉपी एक एक बार है, ए बी सी डी एक एक कॉपी है, अगर यहां डिलीशन हो जाए तो यहां पर बी जीन का तो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, लॉस ऑफ फंक्शन। आसानी से पता चल जाएगा हैप्लॉइड, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स लॉस ऑफ फंक्शन। दूसरा एक केस समझो, सूडो डोमिनेंस आती है, सूडो डोमिनेंस। ये सूडो डोमिनेंस क्या होती है, मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी ऐसे है, सपोज एक बार, है ना, और दूसरे के ऊपर मान लीजिए कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऐसे कुछ है। अब सपोज करो कि यहां से बी जीन डिलीट हो जाए, कैपिटल बी, कैपिटल बी जीन अगर डिलीट हो गया तो सेल के अंदर क्या बचा, सेल के अंदर बचा रिसेसिव एलील, बी जीन का रिसेसिव एलील बच गया, क्योंकि बी जीन का जो डोमिनेंट एलील था वो डिलीट हो गया। ऐसे केस में ये जो रिसेसिव एलील है इसी का इफेक्ट आएगा, क्योंकि बी कैपिटल तो है ही नहीं। तो जब डोमिनेंट एलील डिलीट हो जाता है तो डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में रिसेसिव एलील डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा और वो अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, इसे कहते हैं सूडो डोमिनेंस। इन द एब्सेंस ऑफ dominant allele, recessive allele behaves like dominant allele. This condition is known as pseudodominance, which can occur due to deletion. तो ये हमारे पास में कुछ जेनेटिक इफेक्ट हैं डिलीशन के। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं क्राई डू चैट। क्राई डू चैट का मतलब होता है कि छोटे बच्चे जिनके अंदर ऐसा डिलीशन हो जाए वो बिल्ली की तरह रोते हैं, दे क्राई लाइक ए कैट। सो क्राई डू चैट जिस लैंग्वेज के अंदर है उसका मतलब ये निकलता है क्राई लाइक कैट, बिल्ली की तरह रोते हैं, क्राई लाइक कैट। कब होता है ये, जब 5 नंबर के क्रोमोसोम की पी आर्म में डिलीशन हो जाए। तो ये मतलब ये तो हो गया डिसऑर्डर और ये है डिलीशन।
डिलीशन कहां हुआ है? 5 नंबर के क्रोमोजोम की पी आर्म के अंदर हुआ है। अब ये जो 5 नंबर के क्रोमोजोम की पी आर्म में डिलीशन हुआ है, एक्चुअली ये टूटा हुआ जो हिस्सा होता है वो हिस्सा 15 नंबर के क्रोमोजोम पे चला जाता है। तो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल क्राई डू चैट का डिलीशन का भी है और ट्रांसलोकेशन का भी है। 5 नंबर के क्रोमोजोम से तो डिलीट हो गया सेगमेंट, लेकिन वो सेगमेंट 15 नंबर के क्रोमोजोम पे चला गया, तो ये एक टाइप का ट्रांसलोकेशन भी होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि 15 नंबर का क्रोमोजोम और अगर उसकी क्यू आर्म के अंदर डिलीशन हो, 15 नंबर के क्रोमोजोम में क्यू आर्म में डिलीशन हो, जो मदर की साइड से आता है, यहां पर एक डिसऑर्डर का नाम है एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन सिंड्रोम कब होता है? ये 15 क्रोमोजोम क्यू आर्म जो आता है फ्रॉम मदर। हमको ये पता ना कि एक क्रोमोजोम की एक कॉपी फादर से आती है, एक मदर से आती है। तो जो मदर की साइड से 15 नंबर का क्रोमोजोम आया, उसकी क्यू आर्म में अगर डिलीशन हो रखा है तो बच्चे को होगा एंजलमैन सिंड्रोम। ये बच्चा बिना बात के मुस्कुराता रहेगा सारे दिन। तीसरे टाइप का जो है ये है प्रेडर-विली सिंड्रोम। प्रेडर-विली सिंड्रोम सेम केस है, बस ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स डिफरेंट है। जो फादर की साइड से आता है 15 नंबर का क्रोमोजोम, उसकी क्यू आर्म में अगर डिलीशन हो जाए तो उसे कहते हैं प्रेडर-विली सिंड्रोम। फादर से जो 15 नंबर का क्रोमोजोम आया उसकी क्यू आर्म में डिलीशन है। नाउ एक है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया इसे कहते हैं 22। फिलाडेल्फिया 22। फिलाडेल्फिया 22 इज ए काइंड ऑफ WBC कैंसर। ये WBC की कैंसर का कारण है और ये 22 नंबर के क्रोमोजोम में डिलीशन से होता है। 22 क्यू आर्म के अंदर डिलीशन हो जाए तो उसकी वजह से होता है फिलाडेल्फिया 22। एक और केस है, क्रोमोजोम नंबर 13 क्यू आर्म में डिलीशन हो जाए तो एक डिसऑर्डर होता है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा इट्स ए काइंड ऑफ आई ट्यूमर। ये आई ट्यूमर है और 13 क्रोमोजोम क्यू आर्म में डिलीशन की वजह से होता है। तो ये कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में डिलीशन का केस। अब दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज हम बात करते हैं डुप्लीकेशन। नाम से समझ में आ रहा है डुप्लीकेशन मतलब क्या? डुप्लीकेशन का मतलब है कि एक जैसे सीक्वेंस 2 बार हो जाना, उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, देखते हैं डुप्लीकेशन। तो सेकंड है duplication. In case of duplication, try to understand, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई A, B, C, D, E, F ऐसे जीन है और दूसरा जो इसका होमोलोगस क्रोमोजोम है उसके पास ऑलरेडी ये जीन है। अगर ऊपर वाले क्रोमोजोम से बी जीन निकल जाए और नीचे वाले क्रोमोजोम के ऊपर आ जाए जहां पहले से ही बी जीन था, तो यह हो गया बी जीन का डुप्लीकेशन। अब इस केस में एक बात ध्यान रखने लायक यह भी है कि डुप्लीकेशन तभी होगा जब डीएनए सेगमेंट होमोलोगस क्रोमोजोम से आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम पे ही तो सिमिलर जीन मिलेंगे। डुप्लीकेशन का मतलब होता है सिमिलर जीन जब मल्टीपल टाइम्स हो तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन के लिए होमोलोगस क्रोमोजोम से आना जरूरी है।
इस क्रोमोजोम से तो बी जीन का डिलीशन हो गया, यहां से तो बी जीन डिलीट हो गया और यहां बी जीन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गया। तो डिलीशन और डुप्लीकेशन ऐसे साथ साथ चल सकते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब है व्हेन द एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम होमोलोगस क्रोमोसोम इट कॉजेज डुप्लीकेशन। लिखिए डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ ए डीएनए सेगमेंट, ट्रांसफर of a DNA segment from one chromosome to its homologous chromosome, from one chromosome to its homologous chromosome, it occurs due to unequal crossing over। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कि पहले क्रोमोसोम से तो बी जीन नीचे आ गया बट नीचे वाले से बी जीन ऊपर नहीं गया, तो इट अकर्स ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसओवर। अब बात करते हैं टाइप्स की। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, जिसको फर्दर एक और टाइप में डिवाइड करेंगे, 4 टाइप का हो सकता है। टाइप्स में सबसे पहले ये होता है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन, इसका मतलब समझिएगा जरा। टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब है कि जब एक्स्ट्रा सेगमेंट, डुप्लीकेटेड सेगमेंट लगातार प्रेजेंट हो। देखो कैसे, मान लीजिए यह है ए जीन, यह है बी जीन, यह है सी जीन, यह है डी जीन, यह है ई जीन, एफ जीन, जी जीन, एच जीन, ऐसे मान लेते हैं। यहां पर है क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर है, सॉरी यहां है सेंट्रोमियर। फिर ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहां ए जीन है, यहां बी जीन है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है, यहां एफ है, यहां जी है, यहां एच है। तो इस तरीके से आ गया ये। नाउ मान लो कि ऊपर वाले से बी एंड सी जीन है वो डिलीट हो जाए, और ये बी एंड सी जीन डिलीट होने से पहले तो ऊपर समझो क्या कंडीशन रहेगी, ए जीन बच गया, डी जीन बच गया, और इधर वाले साइड में ई एफ जी एच सेम टू सेम है। जो कुछ होना था वो इधर सेंट्रोमियर के एक साइड में हो गया, यानी कि इस आर्म के ऊपर हो गया। ये पी या क्यू आर्म जो भी है, इस आर्म के ऊपर डिलीशन होना था, हो गया। फिर ये बी एंड सी जीन अगर इस बी एंड सी जीन के आगे शिफ्ट हो जाए, तो पहले से ही इसके पास में बी सी जीन थे, अब एक्स्ट्रा बी सी जीन आ गए, तो इस तरीके के डुप्लीकेशन को हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। लगातार डुप्लीकेटेड सीक्वेंस है, बी सी एंड बी सी लगातार है, इसे कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। जब डुप्लीकेटेड सेगमेंट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट हो अपने सिमिलर सेगमेंट से, इसको कहते हैं टेंडम। अब दूसरा केस समझिए इसी से। हमारे पास में दूसरा केस है रिवर्स टेंडम। रिवर्स का मतलब समझ गए आप, उल्टा, और टेंडम का मतलब आपको पता ही है, टेंडम। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो सीक्वेंस है बी सी, ये इसके जस्ट आगे प्रेजेंट हो, लेकिन ये रिवर्स हो, यानी सी बी हो। जैसे पहला क्रोमोसोम हमारा, इस क्रोमोसोम के अंदर बी सी डी डिलीट हो गए, तो यहां तो बचा ए डी, यहां ई एफ जी एच है। अब बी एंड सी जीन जो है वो एक्स्ट्रा है अगले वाले क्रोमोसोम पे, लेकिन ऐसा हो जाए, मान लो ए बी सी, ये तो पहले वाले हैं, और अब सी बी प्रेजेंट है और डी अपनी जगह पर है, ई एफ जी एच अपनी जगह पे है। तो इस केस में ये बी सी और ये सी बी यानी कि रिवर्स डायरेक्शन हो गई, लेकिन अभी भी है तो लगातार, इसलिए टेंडम भी है रिवर्स भी है। इसको कहते हैं रिवर्स टेंडम, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। फिर इसके बाद में
एक और केस समझते हैं। अभी जो मैंने आपको दो केस बताए हैं, ये दोनों के दोनों केस या तो पी आर्म के ऊपर हो जाते हैं या क्यू आर्म के ऊपर हो जाते हैं। तो एक साइड में हो गए सेंट्रोमियर के, और सेंट्रोमियर अपनी जगह पर फिक्स है। अब तीसरा टाइप देखिए, इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हटके, क्योंकि अभी टेंडम पढ़ा था, तो टेंडम का मतलब होता था लगातार। टेंडम मींस लगातार, अब थोड़ा सा हटके, थोड़ा दूर है, उसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड। ये दो टाइप का होता है। पहले को कहते हैं होमोब्रांचियल। होमोब्रांचियल का मतलब होता है एक ही ब्रांच पे हो जाए तो उसे कहते हैं होमोब्रांचियल। फॉर एग्जाम्पल, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई, एफ, जी, एच, ये रहा हमारे पास में एक क्रोमोसोम। इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये रहा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बी एंड सी जीन है, यहां से तो डिलीट हो गए, यहां से निकल गया ये सेगमेंट, और ये सेगमेंट अब निकलने से ये बन गया ए डी, और ये बन गया ई एफ जी एच। यहां से निकलने के बाद ये सेगमेंट नीचे वाले क्रोमोसोम पे पहुंचा, ए बी सी डी, ये अपनी जगह है, पहले थे अपनी जगह है, और जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो थोड़ा सा दूर जाकर के है, मतलब एक जीन छोड़ के है या कुछ जीन छोड़ के है, इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड, थोड़ा हटके है, लगातार नहीं है, बी सी ऐसे नहीं है, बी सी डी इसके आगे जाकर के वापस से ये सेगमेंट आ गया, बाकी अपना ई एफ जी एच जहां है वहां है। सो ये रहा हमारे पास में होमोब्रांचियल, एक ही ब्रांच के ऊपर जो होना था वो हो गया। दूसरा समझिए हेटेरोब्रांचियल, डुप्लीकेशन, हेटेरोब्रांचियल। अब आपको पता है कि हेटेरोब्रांचियल का मतलब डिफरेंट ब्रांच हो गई, तो ये कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मान लो सी डी और ई, ये तीन जीन है, ये तीन जीन यहां से निकल गए। अब आपको समझ में आया कि ये हेटेरोब्रांचियल है। यहां पर हमारे पास में, या फिर हम एक काम करें, सी एंड डी जीन निकाल देते हैं, चलो सी एंड डी जीन को निकाल देते हैं, और सी एंड डी जीन को निकाल करके हम जो एक्स्ट्रा जीन है उसको दूसरी ब्रांच पे भेजेंगे। ये इसका होमोलोगस ए बी सी डी ई एफ जी एच। लेट सपोज कि सी एंड डी जीन निकल गया, सी एंड डी जीन निकला, या बी एंड सी जीन भी निकाल सकते हो आप, तो इस पे बचा ए बी और ई एफ जी एच, ये अपनी जगह है। सी और डी जीन है, ये निकल गया, ये जीन अब दूसरी साइड में चला जाता है, ई एफ सी डी जी एच। देखो, तो पहले ये मान लीजिए पी आर्म के ऊपर था, अब ये क्यू आर्म के ऊपर चला गया, इसे कहते हैं हेटेरोब्रांचियल, ब्रांच चेंज हो गई है, पहले ये पी के ऊपर था, अब ये क्यू के ऊपर चला गया। तो ये चार टाइप के बेसिक से हमारे पास डुप्लीकेशंस होते हैं। इन डुप्लीकेशंस का मतलब होता है जब हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को
होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर रखते हैं तो कहां रख रहे हैं? लगातार रख रहे हैं तो टेंडम, लगातार उल्टा रख रहे हैं रिवर्स टेंडम। अगर हम सेम ब्रांच पे थोड़ा दूर रख रहे हैं होमोब्रांचियल, दूसरी ब्रांच पे रख रहे हैं हेट्रोब्रांचियल। नाउ एक लाइन लिखिए, देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेशन फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर डुप्लीकेशन के कोई एग्जाम्पल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सस्टेन नहीं कर सकता। जैसे ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होगा तो उसे कैंसर हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। सो एक्स्ट्रा जीनोम सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए ह्यूमन के पास में एक्स्ट्रा जीन नहीं होते। सो नो केस ऑफ डुप्लीकेशन फाउंड इन ह्यूमन। अब डिटेक्शन की बात करते हैं। डिटेक्शन के लिए वही पैकाइटिन स्टेज इज रिक्वायर्ड, या पैकाइटिन स्टेज में होगा, क्योंकि पैकाइटिन स्टेज के अंदर वही होगा जो पहले हमने देखा था। सी, हमारे पास में एक कंडीशन है। अब मैं सिंपल वाले केस से समझा देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहां पर है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब मान लो कि ये जो बी सी जीन है वो एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा होके यहीं पर टेंडम फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ए डी बच गया, ई एफ जी एच बच गया। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच ये प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है, नाउ जब ये सेल पैकाइटिन स्टेज में जाती है तो आपको पता है क्या करना है। ए के सामने ए रखना है, बी के सामने बी, सी के सामने सी, डी के सामने डी, ई के सामने ई, एफ के सामने एफ, जी के सामने जी, एच के सामने एच रखना है। पर इन दोनों क्रोमोसोम को देख के तो समझ में आ रहा है कि बी सी के सामने बी सी नहीं है। ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी नहीं है। सॉरी, ए के सामने ए आ जाएगा, लेकिन बी और सी का क्या? इसका मतलब अब इतना पार्ट एक्स्ट्रा है जिसके सामने इनके जैसे जीन नहीं है। इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये पार्ट लूप की फॉर्म में निकल जाएगा। तो लूप की फॉर्म में निकाल देते हैं ऐसे करके, ये निकल गया लूप की फॉर्म में। ए यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, बी सी यहां आ जाएगा, ई एफ जी एच यहां आ जाएगा। नाउ इस क्रोमोसोम में ए डी और फिर ई एफ जी एच बन गया। ये इसे कहते हैं डुप्लीकेशन लूप। तो ये डुप्लीकेशन में बना है, इसलिए कहते हैं डुप्लीकेशन लूप। तो ये जो डुप्लीकेशन लूप होता है, ये डुप्लीकेशन लूप में भी क्रॉस ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि नो क्रॉस ओवर इन डुप्लीकेशन लूप। डुप्लीकेशन लूप में क्रॉस ओवर नहीं होगा, सामने नहीं है ना जीन्स, इसलिए। और ह्यूमन के अंदर होता नहीं है डुप्लीकेशन, तो पैकाइटिन स्टेज के अंदर आप डुप्लीकेटेड सेगमेंट को लूप के फॉर्म में पहचान सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसके जेनेटिक इफेक्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बात करें जेनेटिक इफेक्ट की, तो यहां पे एक तो डीएनए की लेंथ बढ़ेगी। डीएनए लेंथ इंक्रीज होती है, ये तो दिखती सी बात है कि डीएनए की लेंथ बढ़ जाती है। दूसरा, यहां अगर डुप्लीकेशन के बाद म्यूटेशन हो जाए, डुप्लीकेशन फॉलोड बाय म्यूटेशन, तो नया जीन बन सकता है।
इससे न्यू जीन का ओरिजिन हो सकता है। ऐसे ही हुआ है इवोल्यूशन के अंदर कि किसी वजह से पहले डुप्लीकेशन हुआ और उसके बाद नए जीन का एवोल्यूशन हुआ। जैसे मैं कहूं आपके पास ए बी बी सी डी ऐसे जीन है, ठीक है, बी जीन डुप्लीकेटेड है, इन दोनों में से किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो अब जैसे ए बी और बी को बी प्राइम सी डी बोल देंगे तो ये नया जीन बन गया यहां पे। इसे कहते हैं डुप्लीकेशन फॉलोड बाय म्यूटेशन। तो इससे नया जीन बन सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर एग्जाम्पल नहीं है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, उसके एक्स क्रोमोजोम पर एक डीएनए का सेगमेंट है। ध्यान से देखो, ड्रोसोफिला की बात हो रही है। ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोजोम की बात हो रही है और एक्स क्रोमोजोम में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं 16A बैंड। ठीक है, जैसे बेंडिंग करते हैं ना, बेंडिंग टेक्निक से, तो 16A बैंड नाम का एक जगह है ना। ये जो 16A बैंड है ये कंट्रोल करता है आई शेप को, आई शेप को कंट्रोल करता है। अब यहां पर 3 केस देखने को मिलते हैं। पहला केस, अगर सिंगल कॉपी है 16A बैंड की, जैसे ये रहा 16A नंबर का बैंड, अगर सिंगल कॉपी है तो ड्रोसोफिला की आईज राउंड होती है। ये आईज है, राउंड आईज। दूसरा, अगर डबल कॉपी है तो डबल कॉपी के अंदर आई का शेप थोड़ा सा राउंड ना होकर के ऐसे हो जाता है, इसे कहते हैं बार शेप्ड। तो ये बार शेप्ड आईज बन जाती है। अगर ये 16A बैंड की 3 कॉपी है, ट्रिपल कॉपीज, तो ट्रिपल कॉपीज में बार शेप थोड़ा और ज्यादा बार शेप टाइप का हो जाता है। ये डुप्लीकेशन का ही तो एग्जाम्पल है। 16A 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 3 बार, इसको कहते हैं अल्ट्रा बार आई, अल्ट्रा बार आईज। सो ये 3 टाइप के हमारे पास में केस देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। सो ये हुआ हमारे पास में 2 केस कंप्लीट। एक तो है डिलीशन का, एक है डुप्लीकेशन का। तो डिलीशन में और डुप्लीकेशन के अंदर दोनों में हमने ये देखा कि जो सेगमेंट है वो सेगमेंट या तो एक्स्ट्रा होगा या डिलीट होगा, और ऐसा होने से उस सेगमेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाला है वो लूप के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। पैकाइटिन स्टेज की हमको जरूरत पड़ेगी तो उसका डिटेक्शन हो सकता है। ठीक है ये चीज। चलिए तो चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप के स्ट्रक्चरल चेंज की। और तीसरे टाइप का जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई चीज है वो अपनी जगह से हटी और 180 डिग्री रोटेट हो गई और वहीं पर वापस लग गई, इसे कहते हैं इन्वर्जन। यानी कि कोई डीएनए का सेगमेंट टूटेगा, उल्टा हो जाएगा, वापस वहीं पे लग जाएगा, इसे इन्वर्जन कहते हैं। लिखिए, ब्रेकेज एंड रीयूनियन of a DNA segment, breakage and reunion of a DNA segment on the same chromosome
with 180 डिग्री रोटेशन, with 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री पे रोटेट होकर वापस वहीं पर हो जाए तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट, एनी इफेक्ट ड्यू टू इन्वर्जन is known as position effect. Any effect due to inversion is known as position effect. इन्वर्जन की वजह से यदि कोई भी इफेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं पोजीशन इफेक्ट। इन्वर्जन की वजह से कोई भी इफेक्ट होता है उसे कहते हैं पोजीशन इफेक्ट। नाउ टाइप्स में देखो, दो टाइप के होते हैं। पहला, समझिएगा, हमारे पास में एक नॉर्मल सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे सपोज, और हमें इतना सेगमेंट है, इसको तोड़ के उसको उल्टा लगाना है। लेट सपोज इतना सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, हमने इस B एंड C वाले सेगमेंट को रिवर्स कर दिया इसी पोजीशन पर, तो ये हो गया 180 डिग्री पर रोटेशन इन्वर्जन। ठीक है, इस केस में हमारा जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ, यानी सेंट्रोमियर के एक साइड में जो होना था वो हो गया। इस तरीके के इन्वर्जन को कहते हैं पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब होता है जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। देखो, पैरा का मतलब होता है विदाउट, पैरा का मतलब है विदाउट, या फिर पैरा का मतलब होता है अवे फ्रॉम, दूर। पैरा मीन्स विदाउट सेंट्रोमियर या अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर, इसे कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सेंट्रोमियर जहां पर था वहीं पर था, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरा केस समझिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यही सीक्वेंस ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी, और ये रहा हमारे पास में क्रोमोसोम। अगर मैं सी डी सेंट्रोमियर एंड ई, इतना सेगमेंट है, इसको रिवर्स कर दूं तो यहां सी भी रिवर्स होगा, डी भी रिवर्स होगा, सेंट्रोमियर भी रिवर्स होगा और ई भी रिवर्स होगा। तो आपके सामने अब पोजीशन क्या बनेगी, ए अपनी जगह, बी अपनी जगह, ए और बी तो अपनी जगह है। सी डी एफ को उल्टा करूंगा तो ई इधर आ जाएगा, फिर यहां सेंट्रोमियर आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, एफ जी अपनी जगह पे है। ये देखो, इतना वाला पार्ट है, ये इन्वर्ज हुआ है। इस पार्ट के अंदर सेंट्रोमियर भी तो इन्वर्ज हुआ है ना, इसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक, एक होता है पेरीसेंट्रिक। इन केस ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। इन केस ऑफ पेरीसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड। पेरी का मतलब होता है विदिन, तो विदिन सेंट्रोमियर यहां पर इन्वर्जन हुआ है, इसे कहेंगे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। लिखिए, दोनों के नीचे लिख लीजिए, इधर लिखिए, व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इन्वर्जन प्रोसेस एंड द सेगमेंट इज इन्वर्टेड away from the centromere, it is known as paracentric inversion. When an inversion event involves the inversion of centromere as well as DNA or as well as genes, it is known as pericentric. It means centromere is also involved in the inversion. Now, अब इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगस इन्वर्जन एंड हेट्रोजाइगस इन्वर्जन। लिखिए, होमोजाइगस इन्वर्जन, होमोजाइगस इन्वर्जन हैज
नो डिलीटेरियस इफेक्ट, होमोजाइगस इन्वर्जन हैज नो डिलीटेरियस इफेक्ट, दैट मीन्स homozygous inversion are not lethal, so they can occur in next generation. Homozygous inversion are not lethal, so they can occur in next generation. वो next generation के अंदर हमको देखने को मिलते हैं. Now बात करते हैं डिटेक्शन की. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना. डिटेक्शन, डिटेक्शन के लिए हमें वही पैकाइटिन स्टेज चाहिए, और पैकाइटिन स्टेज के अंदर इन्वर्जन लूप बनेगा, और इस इन्वर्जन लूप में रिकॉम्बिनेशन होगा. रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो अकर्स. तो अब हमको यहां पर 4 टाइप के रिकॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहां पर अब रिकॉम्बिनेशन से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की. पैकाइटिन स्टेज में कैसे तो लूप बनेगा, कैसे रिकॉम्बिनेशन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में हम सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर दोनों देखेंगे. उसके बाद हम पेरिसेंट्रिक में सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर दोनों देखेंगे. तो अब पहले हेडिंग डालो, क्रॉसओवर इन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक लूप. समझिए कैसे होगा. और पहले हम बात करेंगे सिंगल क्रॉसओवर की. सिंगल क्रॉसओवर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान लीजिए कि हमारे पास में ये डीएनए है. इस डीएनए के ऊपर ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन है. ठीक है, ये इस डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ. यहां पर सपोज करिए कि सेंट्रोमियर है. ये रहा ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन. तो ये तो हो गया एक क्रोमोजोम. अब दूसरा क्रोमोजोम, जो दूसरा क्रोमोजोम है उस क्रोमोजोम पर ए अपनी जगह है, सेंट्रोमियर अपनी जगह है, लेकिन बी सी का इन्वर्जन हो गया. तो अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर बी और सी जीन है वो इन्वर्ज हो गए. देखो बी के सामने बी नहीं है और सी के सामने सी नहीं है. होमोलोगस क्रोमोजोम है ये, और इन होमोलोगस क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम है वो तो नॉर्मल क्रोमोजोम है. ये तो है नॉर्मल क्रोमोजोम, और ये जो दूसरा क्रोमोजोम है ये है इन्वर्टेड क्रोमोजोम. इसमें इन्वर्जन हुआ है तो ये इन्वर्जन वाला क्रोमोजोम है. आई बात समझ में. इस तरीके का जो इन्वर्जन है यह है हेट्रोजाइगस इन्वर्जन. हेट्रोजाइगस इन्वर्जन, क्योंकि एक में तो इन्वर्जन हुआ, एक में नहीं हुआ, इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस इन्वर्जन. नाउ आपके सामने 4 क्रोमेटिड्स है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड्स है. एक बार के लिए सिंपल सी चीज समझाता हूं आपको मैं. मान लो कि हमारे पास में ये एक डीएनए है, इस पे ए जीन, बी जीन, सी जीन और डी जीन है. ठीक है, इसके सामने वाला जो डीएनए है इसके ऊपर ए जीन, सी जीन, बी जीन, डी जीन है. इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हो गया ना. ठीक है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि B के सामने B आ जाए और C के सामने C आ जाए. ध्यान से समझना इस बात को. हमारे पास में दूसरा वाला जो डीएनए है वो है A C B D. यही को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये A C B D सीक्वेंस है. यहां A B C D सीक्वेंस है. देखो B के सामने B नहीं है, C के सामने C नहीं है. हम ये चाहते हैं कि B के सामने B आ जाए और C के सामने C आ जाए. तो क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से समझो.
अगर ये जो डीएनए है, ये डीएनए इस तरीके से हो जाए ऐसे, तो ये सी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। सीधा डीएनए था, मैंने बीच में से उठा दिया। अब जैसे मान लो ये कोई धागा है या आपके ईयरफोन का वायर है, उस ईयरफोन के वायर पे यहां आपने सी लिख दिया, यहां बी लिख दिया। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे फ्लिप कर दूं, तो अब ये ऐसे हो जाएगा ना। तो जिधर सी था उधर बी आ जाएगा और जिधर बी था उधर सी आ गया ना। देखो, बी के सामने बी और सी के सामने सी। मेरी बात समझ में आई कैसे किया? वापस एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारे पास सीक्वेंस था ए सी बी डी, ये सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस को हमें ऐसे चेंज करना है कि बी के सामने बी को इसके सामने लाना है। तो पहले तो इसको इस तरीके से उठा दो ऐसे, तो यहां पर सी पहुंच जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, मतलब ये इतना पोर्शन ऊपर जाएगा ऐसे। इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप करने से अब ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो इधर बी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा। आ गया ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, डी के सामने डी। बस यही करना है हमको इस क्रॉस के अंदर। अब मैं आपको एक अच्छा सा ढंग का डायग्राम बना के बता देता हूं। चलिए, हमारे पास में नॉर्मल ये कंडीशन है, ये सेंट्रोमियर, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो क्रोमोजोम था उसमें हो गया इन्वर्जन, सी बी डी ऐसे। अब क्या करना है, इस वाले क्रोमोजोम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, फिर फ्लिप कर देना है ऐसे। तो इससे क्या होगा, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी देख लो। पहले मैं इसकी बना देता हूं, ठीक है, ऐसे। और जो ऊपर वाला क्रोमोजोम है, ये वाला क्रोमोजोम, अब मैं देखो इसको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ पिक करना है ऐसे, और बाकी कुछ कलाकारी नहीं लगानी है। जो हमारे पास में दो डीएनए थे ना, एक तो ऐसा था और एक इसके नीचे, हमने इसको तो फ्लिप कर दिया, तो इस डीएनए को बस ऐसे कर देना है, नीचे की तरफ मोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। उतना सा काम किया है मैंने। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर यहां ए जीन, यहां ए जीन, यहां ए, यहां ए, यहां कहीं बी है, ये बी है, ये बी के सामने बी आ गया, यहां पर सी है, सी है, सी है, सी है, यहां डी है, डी है, डी है और डी है। 4 क्रोमेटिड हो गई। चारों क्रोमेटिड के ऊपर हमने जीन ले लिए, और अब हमें क्या करना है, हमको एक सिंगल क्रॉसओवर कराना है। तो ये यहां पर हमने सेकंड क्रोमेटिड के बीच सिंगल क्रॉसओवर करा दिया, सेकंड एंड थर्ड के बीच। समझ में आया? पहले तो डबल स्टैंडर्ड जो 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम है उसको फ्लिप कर लिया, इसको वैसे कर दिया, और नाउ ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, 4 क्रोमेटिड है। मैं देखो इधर से एक काम करता हूं, इधर से क्रोमेटिड 1, क्रोमेटिड 2, क्रोमेटिड 3, क्रोमेटिड 4 लिखता हूं। इधर की साइड में मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं WXYZ। मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, वो जीन नहीं है, ऐसे ही लिख दिया मैंने WXYZ। फिर आपको एक ध्यान से चीज देखनी है, जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंगल क्रॉसओवर है, ये पैरासेंट्रिक है या पेरिसेंट्रिक है, कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानने का सीधा सिंपल तरीका होता है। एक क्या तरीका होता है, आपको ऐसा लूप दिखेगा, आपको यह देखना है कि सेंट्रोमियर कहां है। अगर सेंट्रोमियर लूप के अंदर कहीं बनता है तब तो होता है पेरिसेंट्रिक।
अगर सेंट्रोमियर लूप के बाहर है तो वो होता है पैरासेंट्रिक। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। अगर सेंट्रोमियर लूप के बाहर है तो वो 100% पैरासेंट्रिक है, और अगर सेंट्रोमियर आपको लूप के अंदर दिख रहा हो तो वो 100% पेरीसेंट्रिक है। तो हमको सेंट्रोमियर यहां पे दिख रहा है, इसलिए हम यहां पर सेंट्रोमियर को बाहर रखा है, तो ये पैरासेंट्रिक है। नाउ ये रिजोल्व होंगे। अब ये जब रिजोल्व होंगे तो आगे कैसे गैमेट्स बनेंगे, ध्यान से समझ लो। पहला देखो, क्रोमेटिड नंबर 1 पे पेन रखो अपना, क्रोमेटिड नंबर 1, और आगे बढ़ो क्या क्या आता है। क्रोमेटिड नंबर 1 पे पेन रखा, पेन रखकर आगे बढ़ा तो हमारे पास में आया ए के बाद आया सेंट्रोमियर, उसके बाद आया बी, उसके बाद आया सी, उसके बाद आया डी, और इधर डब्ल्यू वाला क्रोमेटिड काम आ गया। मतलब क्या निकला हमारे पास में, देखना, ए सेंट्रोमियर, बी सी डी, ये सीक्वेंस निकला। ध्यान से समझ लेना, ये सीक्वेंस निकला। तो मैं इसको मिटा दूं, अब वापस से रिवाइज भी हो जाएगा। ये ए आ गया, सेंट्रोमियर आ गया, ये बी आ गया, आगे बढ़े, ये सी आ गया, और ये डी आ गया, और ये डब्ल्यू वाली क्रोमेटिड आ गई। तो बन गया हमारा। अब क्रोमेटिड 2 के ऊपर पेन रखो, देखना क्रोमेटिड 2 के ऊपर पेन रखेंगे तो क्या होगा। क्रोमेटिड 2 पे पेन रखा हमने तो आया हमारे पास ए जीन, वही सेंट्रोमियर जो पहले आया था। उसके बाद आगे बढ़े, लूप के अंदर एंटर हुए, बी जीन आ गया, ठीक है, ए सेंट्रोमियर बी। आगे बढ़े तो क्रॉस से नीचे उतर जाएंगे, क्रॉस से नीचे उतरने पर ये आया हमारे पास में सी, सी से ऐसे लाइन से चलते जाएंगे चलते जाएंगे, वापस घूम के आए, देखो क्या मिल गया हमको, एक और सेंट्रोमियर मिल गया और ए मिल गया, और हम इसी साइड के 4 पे आ गए। आपके सामने है, ये रेड वाली फॉलो करो। सेकंड क्रोमेटिड पे रखा पेन, ए आया, सेंट्रोमियर आया, उसके बाद में लूप के अंदर गए, बी आया, क्रॉस से नीचे उतरे, सी आया, फिर घूम के वापस आए, वापस दूसरा सेंट्रोमियर आया और ए आया, ये 4th पे पहुंच गए। मतलब हमको ऐसा मिला कि ए बी सी सेंट्रोमियर एंड ए बी सी सेंट्रोमियर एंड ए। समझ में आ गया? ये फिर ये सेंट्रोमियर, उसके बाद में ये बी, फिर इस क्रॉस से नीचे आए, उसके बाद में सी, ये वाला सी, फिर आगे बढ़े, ये सेंट्रोमियर और ये ए। ये देखो, ये बच गया हमारे पास में। नाउ इधर 4 क्रोमेटिड थी, 4 में से 3 तो गायब हो गई, एक बची। इसी पे पेन रखेंगे, पेन रखा, आया स्मॉल ए, मतलब ए आया, स्मॉल कैपिटल नहीं है, ए है। उसके बाद ये सेंट्रोमियर आधा बचा हुआ, ये वाला सेंट्रोमियर, ए सेंट्रोमियर, आगे बढ़ेंगे, सी आएगा, बी आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो ये डी आ गया, और वाई वाली जो क्रोमेटिड थी वो काम आ गई। तो क्या बना हमारे पास क्रोमेटिड के अंदर, ए, उसके बाद में आगे सेंट्रोमियर आया, सी बी डी, इन्वर्जन हो गया, ए बी सी की जगह सी बी आ गया। देखो क्या है, 3rd क्रोमेटिड, ए सेंट्रोमियर, आगे बढ़ रहे हैं, सी बी डी, और ये वाई वाला। ये देखो अपने पास में 3rd क्रोमेटिड निकल गई। अब इधर की साइड तो कुछ बचा ही नहीं है, तो आपको पेन वहां रखना पड़ेगा। पेन वहां रखोगे, एक्स पे रख लो या जेड पे रख लो, डी सी, इस क्रॉस से नीचे बी और डी। इसका मतलब आपको एक ऐसी क्रोमेटिड मिलेगी जहां पर डी
डी के बाद में था सी, सी के बाद में था बी और वापस डी, सी बी सी डी सी बी डी। हां, ये आपके पास में रिजल्ट आया उस क्रॉस का। आ रही है बात समझ में? तो आप इस रिजल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान से देखो। आपके पास में ये क्रोमेटिड नंबर 1, ये क्रोमेटिड नंबर 2, ये 3, ये 4, 4 क्रोमेटिड है। सबसे पहले क्रोमेटिड 1 को देखो। क्रोमेटिड 1 है ए बी सी डी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है ये। दूसरी क्रोमेटिड को देखो। दूसरे नंबर की क्रोमेटिड में एक सेंट्रोमियर यहां अटैच है, दूसरा सेंट्रोमियर यहां अटैच है, मतलब ये क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो ये हो गई डाइसेंट्रिक, ये है डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड, डाइसेंट्रिक क्रोमेटिड है। एक और चीज देखो, ए जीन वापस ए जीन, यहां पर डी जीन तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब इसके ऊपर डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ ए जीन एंड डिलीशन ऑफ डी जीन। डी जीन तो है ही नहीं इसके ऊपर, तो पता है क्या होगा, ये सेंट्रोमियर और ये सेंट्रोमियर जब अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो ये वाली क्रोमेटिड बीच में से टूट जाएगी और टूटने से मर जाएगी। तो इसका मतलब एक गैमिट है वो नॉन वायबल हो गया। अगर ये क्रोमेटिड नॉर्मल होती तो नॉर्मल जगह पहुंचती गैमिट में, वो गैमिट वायबल होता, ये तो नॉन वायबल है, एक गैमिट मर गया। अब तीसरी क्रोमेटिड को देखो, ए सेंट्रोमियर सी बी डी, चारों जीन है उल्टे हो गए हैं, बट ना डिलीशन है, ना डुप्लीकेशन है, ना ज्यादा सेंट्रोमियर है, तो ये इन्वर्टेड बट वायबल, और ये तो नॉर्मल वाली तो वायबल होगी। आई बात समझ में? चौथी को देखो, नो सेंट्रोमियर, इसको कहेंगे एसेंट्रिक, सेंट्रोमियर तो है ही नहीं इसमें। इसके बाद में इसमें डी जीन 2 बार दिख रहा है, ए जीन तो है ही नहीं, तो यहां पर डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ डी, डिलीशन ऑफ ए। अब बताओ ये सेंट्रोमियर के बिना कौन से गैमिट में जाएगी? तो ये भी वायबल नहीं होगी, ये भी नॉन वायबल होगी। तो हमारे पास में अब फाइनल रिजल्ट क्या निकला वो आप लिखो। 4 क्रोमेटिड थी, 4 में से एक तो ये नॉन वायबल डाइसेंट्रिक वाली, एक ये एसेंट्रिक वाली नॉन वायबल, तो मतलब 50% गैमिट नॉन वायबल है और 50% गैमिट वायबल है। जो 50% गैमिट वायबल है उनमें से एक तो है नॉर्मल, एक है इन्वर्टेड वाला। लिखिए, in this case 50% gametes are viable and 50% are non-viable, 50% gametes are viable and 50% are non-viable। दूसरा लिखिए, the dicentric chromatid will be non-viable because when it will be pulled towards opposite poles it will break down and also it has deletion and duplication. Similarly, the acentric chromatid will be non-viable because it also has deletion and duplication and it cannot be segregated normally because it does not has centromere। तो ये हो गया हमारे पास में पैरासेंट्रिक सिंगल क्रॉसओवर का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं पैरासेंट्रिक में डबल क्रॉसओवर की। सब कुछ आपके सामने है। पैरासेंट्रिक में डबल क्रॉसओवर देखो, डबल क्रॉसओवर
इन पैरासेंट्रिक लूप। तो सबसे पहले तो वही फाइनल डायग्राम बना लेता हूं मैं, वो कैसे इन्वर्ट होते हैं वो सब। ये यहां पर सेंट्रोमियर मान लेते हैं। फिर दूसरा वाला ये रहा सेंट्रोमियर ए ए ए ए, बी 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 बी, सी 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 सी, डी के सामने डी 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 डी। ठीक है, अब हमको क्या कराना है, डबल क्रॉसओवर। एक यहां करा दो, एक यहां करा दो, ये डबल क्रॉसओवर हो गया। फिर उसके बाद में पेन रखो, आगे बढ़ो। देखिए यहां मैं 1 2 3 4 कह देता हूं, यहां ऐसे WXYZ लिख दिया। क्रोमेटिड नंबर 1 ए आया, सेंट्रोमियर आया, ए आया, सेंट्रोमियर आया। उसके बाद में बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। मतलब ये क्रोमेटिड ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ए आया, सेंट्रोमियर आया, बी आया, सी आया, डी आया। चलो हो गया ये। तो मैं इसको मिटा दूं, इधर से फर्स्ट, इधर से डब्ल्यू काम आ गई। ए आधा सेंट्रोमियर, बी सी और ये डी और डब्ल्यू, हो गया एक क्रोमेटिड का काम। ना दूसरी क्रोमेटिड देखो, इधर से पेन रखेंगे, पेन रखेंगे, ए आएगा, पहला सेंट्रोमियर आएगा, आगे बढ़ेंगे, बी आ गया, आगे बढ़ेंगे, क्रॉस से नीचे उतरना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे, क्रॉस से वापस ऊपर जाना पड़ेगा, सी आएगा, आगे बढ़ेंगे, डी आएगा, एक्स आ गया। तो इसका मतलब ए बी सी डी एकदम नॉर्मल है ये तो। ठीक है, तो सेकंड पे पेन रखा, ए आया, सेंट्रोमियर आया, बी आया, नीचे आएंगे, वापस ऊपर जाएंगे, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, जो आ गया वो आ गया, इतना बच गया। अब सेकंड का काम हो गया, थर्ड पे पेन रखो, आगे बढ़ो। ए आया, सेंट्रोमियर आया, सी आया, डी आया, ये डी आ गया, सॉरी, ए आया, सेंट्रोमियर आया, सी आया, बी आया और डी आ गया। तो मतलब इन्वर्टेड हो गया। ए आ गया, सी आ गया, बी आ गया, डी आ गया। मिटा दूं इसको, ए आधा सेंट्रोमियर, सी बी डी और ये एक्स वाई जो आया है वो आ गया। ठीक है, फिर बचा ये ए सेंट्रोमियर, सी इस क्रॉसओवर से ऊपर, इस क्रॉसओवर से नीचे, बी डी, यानी कि वापस से ए सी बी डी। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ना तो कोई डाइसेंट्रिक है ना कोई एसेंट्रिक है। जब एनाफेज 1 आएगी तो एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम एक सेल में, ये क्रोमोसोम एक सेल में। उसके बाद जब एनाफेज 2 आएगी तो आपको 4 रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। पहला गैमिट, ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगी ए बी सी डी। दूसरा गैमिट ए बी सी डी, तीसरा गैमिट ए सी बी डी और चौथा गैमिट ए सी बी डी। मतलब क्या हुआ यहां पर, 100% गैमिट्स वायबल, नो डाइसेंट्रिक
नो मोनोस एसेंट्रिक, ऑल आर मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब हर क्रोमेटिड केवल एक ही सेंट्रोमियर से चिपकी हुई है। ये ऊपर वाली क्रोमेटिड इस सेंट्रोमियर से, ये वाली भी इसी सेंट्रोमियर से, मतलब हर क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर से चिपकी हुई है। ऑल मोनोसेंट्रिक, ऑल वायबल, नो डाइसेंट्रिक, नो एसेंट्रिक, मतलब नो डिलीशन, नो डुप्लीकेशन। ना तो डिलीशन है यहां पे, ना डुप्लीकेशन है। इसे कहते हैं डबल क्रॉसओवर का रिजल्ट। तो आपके सामने अगर ये आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पेरीसेंट्रिक की। पेरीसेंट्रिक लूप में भी हमको क्रॉसओवर देखने हैं, तो हेडिंग डालो क्रॉसओवर इन पेरीसेंट्रिक लूप। पहले हम देखेंगे सिंगल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर, अब इसके लिए पहले तो मैं वो बना लेता हूं। क्योंकि ये तो बनेगा ही बनेगा। अब सेंट्रोमियर इस लूप के अंदर है, चाहे कहीं पर भी हो, लूप के अंदर है, बाहर नहीं है। यहां ए जीन है, यहां बी जीन है, मान लो यहां बी जीन है, यहां सी जीन है और यहां डी जीन है। तो सेंट्रोमियर लूप के अंदर है, तो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। यहां सेंट्रोमियर आ जाएगा, यहां बी के सामने बी, सी के सामने सी और डी के सामने इसका डी आ जाएगा। ठीक है, क्रोमेटिड 1 2 3 4, यहां W X Y Z। क्लियर। अब अपने को क्या क्या कराना है, सिंगल क्रॉसओवर। चलो यहां पे सिंगल क्रॉसओवर करा देते हैं। ये रहा हमारा सिंगल क्रॉसओवर। तो जब हम यहां सिंगल क्रॉसओवर कराएंगे, बस पेन रखो, आगे बढ़ो। क्रोमेटिड नंबर 1 पे पेन रखा, आगे बढ़ा। ए बी फर्स्ट सेंट्रोमियर, सी डी, इधर से डब्ल्यू। तो अब क्या आया, ए बी सेंट्रोमियर सी डी, ये आ गया। दूसरे वाले पे पेन रखो। ए लूप के अंदर गए, बी इस क्रॉस से नीचे आए, फिर सेंट्रोमियर नंबर 2, फिर सी, फिर घूम के इधर आ गए ए, दूसरा सेंट्रोमियर आ गया। ए बी लूप में क्रॉसओवर से नीचे, सेकंड सेंट्रोमियर सी ए बी सी ए। सेंट्रोमियर दूसरा है इसलिए मैंने इसको अलग बनाया। अब इधर से फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया और फोर्थ आ गया, वापस घूम के फोर्थ पे आए थे, थर्ड बच गया। थर्ड पे पेन रखो। ए सी सेकंड सेंट्रोमियर, बी और ये डी। तो ए सी सेकंड सेंट्रोमियर, बी डी। इन्वर्टेड हो गया ये, इधर से सारे आ चुके। नाउ इधर से W आ गया, Y आ गया, X पे पेन रखो। डी सी फर्स्ट सेंट्रोमियर, लूप में क्रॉस से नीचे, बी डी, ये आ गया। मतलब कि फर्स्ट सेंट्रोमियर से अटैच होगी। डी
सी बी डी। हो गया ये? क्या रिजल्ट निकला? ए बी सी डी नॉर्मल वायाबल, डी डी दो बार, ए का डुप्लीकेशन, ए का डिलीशन, तो डिलीशन एंड डुप्लीकेशन है इसमें, नॉन वायाबल। तीसरा ए बी सी ए डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, ए का डुप्लीकेशन, डी का डिलीशन, नॉन वायाबल। उसके बाद में ए सी बी डी इन्वर्टेड बट वायाबल। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? ऑल मोनोसेंट्रिक। कोई भी ऐसी नहीं है जिसपे दो सेंट्रोमियर चिपके हुए हो, वहां पर था, यहां पर नहीं है। फिर चार में से ये नॉन वायाबल, ये नॉन वायाबल, 50% नॉन वायाबल, 50% वायाबल। तो ये हो गया अपने पास में रिजल्ट। फाइनली क्या आया वो? तो सिंगल क्रॉसओवर होता है तो 50% नॉन वायाबल होते हैं, 50% वायाबल होते हैं। ये पेरीसेंट्रिक है इसलिए ऑल मोनोसेंट्रिक आया। पैरासेंट्रिक में हमने देखा एक डाइसेंट्रिक एक एसेंट्रिक आता है, जो यहां नहीं आएगा कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। डबल क्रॉसओवर करा के देख लेते हैं, सिंपल है सारे के सारे, मेहनत करते रहो। डबल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर इन पेरीसेंट्रिक लूप। तो पहले तो अपने को क्या करना है? यही डायग्राम बनाना है। ये रहा पहला हमारा क्रोमोसोम, ये पहला क्रोमोसोम, और ये रहा सेंट्रोमियर। ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो ये रहा, ए बी सी डी, और ये रहा सेंट्रोमियर। क्या करना है? डबल क्रॉसओवर, एक इधर करा दो एक इधर करा दो, आपके जचे जहां करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रिजल्ट 1 2 3 4, इधर से मान लो मैं कह दूं WXYZ। नाउ पेन रखो पहले पे, ए बी फर्स्ट सेंट्रोमियर, सी डी, ए बी फर्स्ट सेंट्रोमियर, सी डी। दूसरे पे पेन रखेंगे, इधर से फर्स्ट आ गया, इधर से डब्ल्यू वाली क्रोमेटिड आ गई। दूसरी क्रोमेटिड ए बी, क्रॉसओवर से नीचे सेकेंड सेंट्रोमियर, क्रॉसओवर से ऊपर सी डी एक्स आ गया। सेकेंड सेंट्रोमियर है तो अलग लिखनी पड़ेगी, ए बी सेकेंड सेंट्रोमियर, सी डी, ठीक है, आपके सामने है। फिर थर्ड के ऊपर पेन रखो, ए लूप के अंदर, सी सेकेंड सेंट्रोमियर, बी डी, इधर से वाई आ गया तो सेकेंड सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है तो सेकेंड से जोड़ दो, ए सी बी डी, क्लियर। अब फोर्थ पे पेन रखो, ए सी क्रॉसओवर से ऊपर फर्स्ट सेंट्रोमियर, क्रॉसओवर से नीचे बी डी, ए सी बी डी, ये बन गया हमारे पास में। तो हमारे पास में यहां पर
ये तो है नॉर्मल, ये है इन्वर्टेड, ये है ACBD इन्वर्टेड और ये है नॉर्मल, बट ऑल वायबल, ऑल वायबल। तो हम क्या कहेंगे, ऑल मोनोसेंट्रिक, ऑल वायबल। ये रिजल्ट आता है डबल क्रॉसओवर का पेरिसेंट्रिक में। तो अब हमको बस इतना ध्यान रखना है, चाहे पेरिसेंट्रिक हो या पैरासेंट्रिक हो, आपको डबल क्रॉसओवर और सिंगल क्रॉसओवर के फाइनल रिजल्ट सेम मिलते हैं। तो एक छोटी सी टेबल बना लेंगे अपन, जैसे इधर हम बात करेंगे क्रॉसओवर की, ठीक है, क्रॉसओवर यहां पे बना देता हूं, ये क्रॉसओवर है। पहला है सिंगल क्रॉसओवर, दूसरा है डबल क्रॉसओवर। फिर बात करेंगे पैरासेंट्रिक की पहले। तो पैरासेंट्रिक सिंगल क्रॉसओवर में क्या रिजल्ट आया था, हमारा रिजल्ट था एक तो डाइसेंट्रिक, एक एसेंट्रिक क्रोमेटिड बनती है, 50% वायबल, 50% नॉन वायबल, ये होता है। अगर हम डबल क्रॉसओवर की बात करें पैरासेंट्रिक की, तो ऑल मोनोसेंट्रिक क्रोमेटिड, सारी मोनोसेंट्रिक होती है और ऑल वायबल होती है। अगर हम रिजल्ट देखें पेरिसेंट्रिक का, तो पेरिसेंट्रिक में सिंगल क्रॉसओवर के अंदर होती तो ऑल मोनोसेंट्रिक है, लेकिन 50% वायबल होती है और 50% नॉन वायबल होती है। ठीक है, यही तो हो रहा था। और अगर हम डबल की बात करें तो ऑल मोनोसेंट्रिक और ऑल वायबल, ये रिजल्ट्स आते हैं फाइनल, आपको यही याद करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास में किसका केस, इन्वर्जन का। तो इन्वर्जन में ये चारों टाइप के क्रॉसओवर हैं, वो कराने कंपलसरी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज की, इसका नाम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जैसे मैं ये कहूं कि ये DNA 1 है और ये मान लीजिए मैं कहूं कि DNA नंबर 5 है। अगर इसका कोई पार्ट नॉन होमोलोगस पे चला जाए कि DNA 1 का होमोलोगस DNA 1 होता है, उस पे तो गया नहीं और किसी नॉन होमोलोगस पे चला गया, इसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। अगर होमोलोगस पे जाता तो डुप्लीकेशन होता, ये ट्रांसलोकेशन होता है। हमने पहले ये भी पढ़ा है कि DNA 1 है वो एक लिंकेज ग्रुप है, ये एक लिंकेज ग्रुप है, और जो DNA 5 है वो दूसरा लिंकेज ग्रुप है। तो यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि जब DNA का सेगमेंट एक्सचेंज होता है तो लिंकेज ग्रुप चेंज हो जाता है, इसलिए हमारे पास में लिंकेज ग्रुप जब चेंज हो जाए तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लिखो, ट्रांसफर ऑफ ए DNA सेगमेंट, transfer of a DNA segment from a chromosome to its non-homologous chromosome. Transfer of a DNA segment from a chromosome to its non-homologous chromosome. To its non-homologous chromosome. दूसरी डेफिनेशन लिखिए, ट्रांसफर ऑफ ए DNA segment from one linkage group
टू अनदर लिंकेज ग्रुप, अनदर लिंकेज ग्रुप, इसको कहते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो पहले तो एक चीज समझो, हमारे पास ये एक डीएनए है, क्रोमोसोम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एक हमारे पास में क्रोमोसोम है जिसके ऊपर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये सीक्वेंस है। अब आपको यहां से देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के नॉन होमोलोगस है, क्योंकि अगर ये होमोलोगस होते तो सेम जीन होते ना। ABCD है, इस पे PQRS है, तो ये नॉन होमोलोगस है। आई बात समझ में? अब 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हो जाए तो देखिए, यहां से B और C जीन टूट जाए तो ये तो बन गया ADEFGH, और वो B एंड C जीन दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके आगे जाके चिपक जाए, BC, और ये PQRSTUVW। समझ में आया क्या हुआ? इधर से इंटर कैलोरी डिलीशन हुआ और यहां टर्मिनल पोजीशन पे जाके चिपक गया। इसको कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन इज वेरी रेयर। तो दूसरे ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि पहले वाले का B एंड C जीन टूट जाता है और वो B एंड C जीन दूसरे वाले क्रोमोसोम में बीच में कहीं चला जाए, PQBCRSTUVW, यहां आ गया। अब ये टाइप का जो ट्रांसलोकेशन है इसको कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। और ये जो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब जब हमको टारगेटेड जीन इंसर्ट करवाना हो कि यहीं पर होना चाहिए तो किया जाता है ये वाला काम। तीसरे टाइप का जो सबसे सिंपल टाइप का है वो क्या है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसे यहां ABC जीन है वो टूटकर नीचे वाले क्रोमोसोम पे चले जाएं और नीचे वाले क्रोमोसोम से PQR ऊपर आ गए, DEFGH वो पहले से थे, ये पोर्शन नया है, मतलब एक्सचेंज हुआ है, और ये ABC नीचे चले गए और यहां पर STUVW अपनी जगह पर प्रेजेंट है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और इन केस ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ये सबसे कॉमन है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इट इज मोस्ट कॉमन। तो अब हमको आगे बढ़ना है इसी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को समझते हुए। सो डिटेक्शन कैसे करेंगे? इसका डिटेक्शन हम 2 स्टेजेस में कर सकते हैं। पैकाइटिन में तो करेंगे ही करेंगे, एनाफेज 1 में और करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से यह चीज समझ में आ जाएगी। नाउ डिटेक्शन सॉरी डिटेक्शन 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट, पैकाइटिन स्टेज। In case of Pectin stage, an X shape or
इसको कहते हैं क्रूसीफर शेप स्ट्रक्चर बनती है। और दूसरा डिटेक्शन इसका होता है एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 के अंदर एक राउंड या सर्कल शेप बनती है। तो ऐसी शेप नॉर्मली नहीं बनती, इसलिए हम इसको आसानी से पहचान लेंगे कि भाई ये तो गड़बड़ स्ट्रक्चर है, ऐसी तो कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल केस समझिए। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1। इस क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर A, B, C, D, E, F, G ये जीन है। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है 1। इसके ऊपर भी A, B, C, D, E, F, G ये जीन है। ठीक है। फिर ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7, P, Q, R, S, T, U, V। और ये रहा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम P, Q, R, S, T, U, V। अब अपन एक काम करते हैं। अपन यहां से ये ABC और ये PQR एक्सचेंज कर देते हैं। इसको यहां पर और इसको यहां पे एक्सचेंज कर दिया अपन ने। ठीक है। अगर जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो हमको नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? पहला क्रोमोसोम, वो तो नॉर्मल है, A, B, C, D, E, F, G। दूसरा क्रोमोसोम देखो, ये आ गया P, Q, R और फिर बाद में D, E, F, G। इतना सेगमेंट चेंज हो गया। ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 1। उसके बाद 7 नंबर का क्रोमोसोम देखो जिसके साथ एक्सचेंज हुआ है। यहां आ जाएगा A, B, C, S, T, U, V। तो इतना सेगमेंट है वो चेंज हुआ। और दूसरा जो क्रोमोसोम 7 है इसका होमोलोगस वो P, Q, R, S, T, U, V। अब ये हो गया ट्रांसलोकेशन। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। आई बात समझ में? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नाउ आप देखो कि A के सामने A नहीं है, B के सामने B नहीं है, C के सामने C नहीं है, D ठीक है, E ठीक है, F ठीक है, G ठीक है। क्लियर? और यहां पर P के सामने P नहीं, Q के सामने Q नहीं, R के सामने R नहीं, S ठीक है, T ठीक है, U ठीक है, V ठीक है। तो अब जब ये वाला क्रोमोसोम का पेयर पैकाइटिन स्टेज में जाएगा तो पैकाइटिन स्टेज में हमें इन क्रोमोसोम को ऐसे अरेंज करना है कि A के सामने A आ जाए, B के सामने B आ जाए, C के सामने C, D के सामने D, E के सामने E, F के सामने F। ठीक है? ये बात कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यहां पहले क्रोमोसोम पे ध्यान दो। क्रोमोसोम नंबर 1 जो नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, और यहां ये है नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल वाले पे ध्यान दो। ये जो नॉर्मल वाला क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे मुड़ गया। ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई जीन, एफ जीन, जी जीन। ठीक है? ये वाला मुड़ गया, ऐसे सीधा था, मोड़ लिया। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो इस वाले क्रोमोसोम पे ए बी सी एस टी यू वी, इस पे ध्यान दो। जो क्रोमोसोम 7th पेयर वाला है और जिस पे ट्रांसलोकेशन हुआ है, उस ट्रांसलोकेशन वाला हिस्सा थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ये क्यों मुड़ा? क्योंकि ए के सामने ए आ जाए, बी के सामने बी आ जाए, सी के सामने सी आ जाए, तो इतना हिस्सा जो है वो ट्रांसलोकेशन में गया था। फिर ए बी सी तो ये वाले आ गए, उसके बाद एस टी
TUV अपनी जगह पे है। यहां पर हम लिख देंगे STUV। आ गया। अब देखो इस वाले क्रोमोजोम को, 7th वाला जो नॉर्मल है, PQRSTUV, इसको भी मुड़ना पड़ेगा। ये इस तरीके से मुड़ जाएगा ताकि P यहां आ जाए, Q यहां आ जाए, R यहां आ जाए, S के सामने S, T के सामने T, U के सामने U, V के सामने V। अब बचा हमारे पास में फर्स्ट क्रोमोजोम, ये जिसमें PQR एक्सचेंज होके आया है, वो क्रोमोजोम भी यहां आकर के ऐसे मुड़ जाएगा ताकि P के सामने P आए, Q के सामने Q, R के सामने R, फिर D, E, F, G अपनी जगह पे है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, PQRDEFG। PQR इतना सेगमेंट तो एक्सचेंज होके आया है, DFG। ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर, या फिर इसको कहते हैं क्रूसीफर। क्यों कहते हैं इसको एक्स शेप स्ट्रक्चर या क्रूसीफर? आपके सामने है। कैसे? देखो, जो ट्रांसलोकेशन वाले हिस्से हैं वो ये रहे, ये ट्रांसलोकेशन, ये भी ट्रांसलोकेशन वाला, ये ट्रांसलोकेशन का, और जो नॉर्मल है वो ये रहे, तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर कहलाती है। मेरी बात समझ में आई आपको? ये तो हो गया पेकाइटिन का काम। अब पेकाइटिन में आगे जो रिकॉम्बिनेशन होना होगा तो हो जाएगा, ये ए यहां आ जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा, होगा तो हो जाएगा। अभी सब अपने अपनी जगह पर सही है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ऐसे सब सही है। नाउ ये सेल आगे जाती है अब एनाफेज 1 में, तो एनाफेज 1 में जो सेल जाएगी इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये सेल जब एनाफेज 1 में जाएगी तो एनाफेज 1 में क्या होगा, ध्यान से समझना। इस सेल को भेजेंगे एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं। ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम, सॉरी, ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ब्लैक ब्लैक वाले और ब्लू ब्लू वाले। ये सेंट्रोमियर इधर की तरफ जाएगा, ये सेंट्रोमियर इधर की तरफ जाएगा, ये सेंट्रोमियर इधर जाएगा, ये सेंट्रोमियर इधर जाएगा। तो क्या होगा, ये खुल जाएंगे। आप एक बार इमेजिन करो कि आपके पास में 4 धागे के टुकड़े हैं। तो एक धागा था, थ्रेड था, उसके 4 टुकड़े हैं। आपने चारों टुकड़ों को ऐसे रख दिया, ऐसे। अब आप इन चारों टुकड़ों को यहां से पकड़ के यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो राउंड शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी ना। बस अपने को वही स्ट्रक्चर समझनी है। फर्स्ट वाले क्रोमोजोम को देखो, इसको मैं एक बार इसको ऐसे ही 1 2 3 4 नाम दे देता हूं। 1 2 3 4। 1 को देखो, 1 वाला जो क्रोमोजोम है वो अब आपको इस तरीके से दिखेगा, A B C D E F G। क्या किया अपन ने, इसको खोल लिया। 2 वाले को देखो, 2 वाला आपको ऐसे दिखेगा, A B C, ये A B C, आगे S T U V। ठीक है। अब इसको देखो 3 वाले को, 3 वाला आपको ऐसे दिखेगा, V U T V U T S R Q P, यानी P Q R S, ये ऐसे दिखेगा। फिर बचा हमारे पास में एक क्रोमोजोम, ये कैसे दिखेगा, P Q R P Q R D D E F G। यही स्ट्रक्चर ऐसे गोल स्ट्रक्चर बना लेगी। आई बात समझ में आपको? ये स्ट्रक्चर गोल स्ट्रक्चर बना लेगी। अब
ये एनाफेज 1 जब कंप्लीट होगी तो ध्यान से समझिए, मैंने इसको कहा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे ही मैंने एक बार नाम दे दिया इनका। अब क्या होगा, जब सेपरेशन होगा तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 पॉसिबिलिटीज, कौन सी पॉसिबिलिटीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहां सेंट्रोमियर यहां सेंट्रियोल हो तो स्पिंडल ऐसे अटैच होंगे, और एक यहां पर हो तो स्पिंडल ऐसे अटैच होंगे इन सेंट्रोमियर से। ये 2 क्रोमोसोम इधर जाएंगे, ये 2 क्रोमोसोम इधर जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये 2 क्रोमोसोम उस तरफ चले गए, ये 2 क्रोमोसोम इस तरफ चले गए। इनको हम कहते हैं एडजासेंट्स। ये दोनों ये दोनों पास पास वाले एक सेल में, और ये दोनों पास पास वाले एक सेल में। एक तरीका है, इसे कह देंगे एडजासेंट 1। तो एडजासेंट 1 में 2 सेल्स बनेगी। पहली सेल में क्या गया, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। दूसरी में क्या गया, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4। मेरी बात समझ में आई? अगर स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अरेंज हो जाए तो ये 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे। अब क्योंकि देखो ये तो गोल स्ट्रक्चर है ना, घूम सकती है। अगर ये घूम जाए, यानी स्पिंडल यहां अटैच हो जाए यहां पर, तो अब क्या होगा, ये दोनों एक सेल में जाएंगे, ये दोनों एक सेल में जाएंगे। समझ में आया? ये दोनों एक सेल में, ये दोनों एक सेल में। ये दोनों भी तो पास पास वाले हैं ना, 1 के जस्ट पास में 2। इस तरीके को कह दो एडजासेंट 2। एडजासेंट का मतलब पास पास वाले क्रोमोसोम साथ साथ जाते हैं। 1, 2 एक सेल में और 3, 4 एक सेल में। यह हो गया एडजासेंट 2। अब एक तीसरा तरीका और है। तीसरा तरीका क्या है कि ये जो सर्कल है, अगर ये सर्कल, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ सर्कल है, अगर ये सर्कल थोड़ा तिरछा अटैच हो जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे। ऐसे मान लो ये हवा के अंदर यहां पर हमारे पास में एक पोल है, स्पिंडल फाइबर अटैच हुए, एक इससे और यहां से एक इससे। ये दोनों से स्पिंडल फाइबर अटैच हुए, इन दोनों से यहां पे, तो ये दोनों खींचे आएंगे एक तरफ, और पीछे की साइड में ये दोनों आगे चले जाएंगे। तो जब फर्स्ट और थर्ड क्रोमोसोम एक साथ जाए, यानी पहला दूसरे को छोड़ के तीसरा, यानी अल्टरनेट, इसे कहते हैं अल्टरनेट। यह भी एक तरीका है। इसमें क्या बनेगा, पहला क्रोमोसोम थर्ड क्रोमोसोम एक सेल में, सेकंड एंड फोर्थ एक सेल में। देखो ध्यान से समझना है, कुछ यहां पर नई बात नहीं लिख रहा, मैं नई बात नहीं कर रहा। हो क्या रहा है यहां पे, ये अरेंजमेंट है। अगर ये दोनों साथ साथ चले जाए और ये दोनों साथ साथ चले जाएं, तो पास पास वाले जा रहे हैं साथ में, उसको कहते हैं एडजासेंट। अगर ये दोनों ना जाके ये दोनों साथ साथ चले जाएं और ये दोनों साथ साथ चले जाएं, इनको भी कहते हैं एडजासेंट, क्योंकि ये भी पास पास वाले हैं। अगर फर्स्ट के साथ थर्ड जाए और फोर्थ के साथ 2 जाए तो इसे कहते हैं अल्टरनेट। पहला गया, दूसरा नहीं गया, तीसरा गया, दूसरा गया, तीसरा नहीं गया, चौथा गया साथ में, अल्टरनेट तरीके से। अब इनके रिजल्ट देखो क्या है। हमारे पास ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम के सेपरेट होने के 3 तरीके हैं, एडजासेंट 1, एडजासेंट 2, अल्टरनेट। ये 3 तरीके हैं। मान लो कि पहला तरीका है, इससे क्रोमोसोम गए, तो इस सेल में क्या है, दूसरा और तीसरा क्रोमोसोम, पढ़ो वहां से दूसरा तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा साथ में गया, तो इस सेल में क्या पहुंचा, ABC, STUV, STUV, इतने सारे जीन हैं, वो 2 बार पहुंच रहे हैं। और यहां ABC एक बार है, DEFG तो है ही नहीं, तो DEFG का डिलीशन है और STUV का डुप्लीकेशन है।
ये सेल सरवाइव नहीं करेगी। एक बार जरा फर्स्ट एंड फोर्थ को पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर डी ई एफ जी। अब डी ई एफ जी वो दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो इनका डुप्लीकेशन हो गया, और इस सेल में एस टी यूवी तो है ही नहीं, अगर ये दोनों साथ में जाएंगे तो उस सेल में एस टी यूवी तो होगा ही नहीं, ये भी सरवाइव नहीं करेगा। अब देखो एडजासेंट 2 को, अगर ये दोनों एक साथ जाते हैं उधर ऊपर की तरफ तो क्या गया, ए बी बी सी सी, 3 जीन का डुप्लीकेशन है। उसके बाद में डी ई एफ जी एस टी यूवी एक एक बार है, लेकिन पी क्यू आर तो है ही नहीं यहां पे। तो अगर ये दोनों भी साथ में जाते हैं तो पी क्यू आर का डिलीशन और एबीसी का डुप्लीकेशन, ये भी सेल सरवाइव नहीं करेगी। आगे देखो, अगर थर्ड फोर्थ एक साथ जाते हैं तो पी पी क्यू क्यू आर आर, 3 जीन का डुप्लीकेशन, इन दोनों सेल के अंदर एबीसी तो है ही नहीं, इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर एबीसी तो है ही नहीं, तो मतलब ये भी सरवाइव नहीं करेगा। 3 तरीके हैं, 3 में से 2 तरीके तो नॉन वायबल होते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये नॉन वायबल है। 2/3, 3 में से 2 नॉन वायबल होते हैं। अब तीसरा तरीका देखो, अगर ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम साथ में जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एक एक बार, पी क्यू आर एस टी यू वी एक एक बार, मतलब ये सेल सरवाइव करेगी। दूसरी सेल को देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, यहां डी ई एफ जी दूसरे क्रोमोसोम पे है, बट है तो सेम सेल के अंदर, ऐसा तो नहीं है डिलीट ही हो गए, है ही नहीं, है तो सही ना। तो चाहे ए बी सी इस पे हो और डी ई एफ जी इस पे हो, जीन तो हैं सारे के सारे, और फिर पी क्यू आर यहां है, एस टी यू वी यहां है, एक ही सेल के अंदर है ना, तो ना तो डिलीशन है ना डुप्लीकेशन है। हां, जीन की पोजीशन, जीन ट्रांसलोकेट हो गए हैं बट जीन अभी भी सारे हैं, तो ये सेल भी सरवाइव करेगी। इसका मतलब 1/3 गैमिट्स जो बनेंगे वो होंगे वायबल। तो भाई ये है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। फाइनली अब मैं लास्ट बार एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। अगर ट्रांसलोकेशन का केस हुआ तो 3 तरीके से सेपरेट हो सकते हैं क्रोमोसोम। एडजासेंट 1 पास पास वाले साथ में जाए, अगर ऐसा होगा तो नॉन वायबल गैमिट्स बनेंगे। एडजासेंट 2 पास पास जाएंगे तो वापस नॉन वायबल गैमिट बनेंगे। आप इसमें आराम से समझ सकते हो। और अल्टरनेट में समझो, ये और ये क्रोमोसोम साथ में गए तो सारे नॉर्मल हैं, एक एक बार हैं। ये दोनों साथ में गए तो ट्रांसलोकेटेड हैं बट सारे एक एक बार हैं, इसलिए ये सरवाइव करेंगे। 3 तरीके हैं, 1/3 1/3 1/3, तो 3 में से 2 तरीके नॉन वायबल गैमिट बनाते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास में 2/3 नॉन वायबल और एक हो गया हमारे पास में अल्टरनेट वायबल। तो ये हुआ हमारे पास में ट्रांसलोकेशन का केस, और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस का केस है जितना भी पढ़ाया है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। इसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिंपल, वो सॉल्व करिएगा, अब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मिलते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस के साथ में, तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। चलो, थैंक यू।